Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इक्वाडोर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में एक प्रपोजल लाया गया था ताकि जो गुजरात के अंदर लायंस पाए जाते हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाए दूसरी जगह पर। तो किस जगह पर ट्रांसलोकेट करने के लिए प्रपोजल था, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी मुदुमुलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डी सरिस्का नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यह टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हम डायरेक्टली देख लेते हैं, प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले कुछ महीनों में 3 से 4 बार न्यूज़ में रह चुका है। लास्ट मैंने नवंबर में इसके बारे में डिस्कशन किया था, जब भारत ने रशिया के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नाउ फाइनली यहाँ पर दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दे दिया गया है। भारत की आर्मी ने अभी पोर्टेबल एग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम को रिसीव कर लिया है। रशिया से ये परचेज करे गए हैं। नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स हैं जिनको चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा अपने बॉर्डर के प्रोटेक्शन के लिए। अब बात यह है कि ये पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स हैं, ये सारी बातें डिटेल से जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी ने अभी 24 रशिया मेड इजला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को रिसीव कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है, मैनपैड। मैनपैड की फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक इंसान इस पर्टिकुलर सिस्टम को इधर से उधर लेकर ट्रैवल भी कर सकता है, अपने कंधे पे रख कर इसको दाग सकता है, अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। और इस सिस्टम के साथ साथ 100 मिसाइल्स भी इंडियन आर्मी ने रिसीव की हैं। अब जो ये डील है दोस्तों, ये भारत की आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता को और बढ़ाने का काम करेगा। जैसे जब हम लोग बात करते हैं दूर के टारगेट्स को हिट करने की, तो भारत की आर्मी के पास में ऑलरेडी कई सारे वेपन्स हैं कि हमारा दुश्मन दूर है उसको हिट करना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई पास का टारगेट है उसको हिट करना है, तो उसके लिए ये मैनपैड बिल्कुल बेस्ट माना गया है, इग्ला एस जिसका नाम है। तो इग्ला एस क्या है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम यहाँ पर इसको दिया गया है। कंधे पे रख कर पास में गुजरता हुआ कोई एयरक्राफ्ट अगर होगा तो उसको दागा जा सकता है, उसको उड़ाया जा सकता है। तो ये जो इग्ला एस सिस्टम है इसको यहाँ पर परचेज किया गया है ताकि भारत की आर्मी का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा सके। यानी अगर शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं, पास में कोई टारगेट है, पास में कोई एयरक्राफ्ट है, उसको उड़ाने की ताकत यहाँ पर इंडिया की और इम्प्रूव हो, ये हमारा मेन मकसद है। नाउ अब इस वेपन सिस्टम के डिटेल्स में चलते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हाल ही में इग्ला एस चर्चा में था, बताओ क्या है। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे 1 2 3 4 करके। तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, जिसको रशिया ने डेवलप किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम मतलब वेस्ट में ना इसको SA-24 ग्रिंच के नाम से भी जाना जाता है। यह रशियन आर्मी में 2004 में ही आ चुका था। इसको यहाँ पर कोई एक अकेला व्यक्ति भी फायर कर सकता है, जैसा आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, है ना, या फिर कुछ लोग मिलकर भी यहाँ पर जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है उसको शूट डाउन कर सकते हैं। इसके पास में कैपेबिलिटी है कि आसपास उड़ता हुआ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होगा उसको ये आराम से उड़ा सकेगा।
फीचर्स की बात करेंगे तो इग्ला एस सिस्टम के अंदर में कुछ कॉम्बैट इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मिसाइल्स वगैरह, ऑब्वियस ही बात है मिसाइल्स होंगी इसमें, 9M342 मिसाइल, फिर उसके बाद 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, साथ ही साथ में मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स इसमें हैं, साथ ही साथ में 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन, 9F719-2 टेस्ट सेट, ये सारी चीज़ें इस पूरे सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। और इसकी जो रेंज है वो है 6 किलोमीटर, जैसा मैंने बोला पास के लिए है, 6 किलोमीटर तक का भी कोई टारगेट है उसको यहाँ पर ये पर्टिकुलर मिसाइल, ये पूरा सिस्टम जो है ये हिट कर पाएगा। और जो लिमिटेड ऑल्टीट्यूड है, इसका जो इफेक्टिव टारगेट, यहाँ पे ऊंचाई की बात करेंगे तो ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 3.5 किलोमीटर तक यहाँ पर आप कह सकते हो हिट कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा भारी है, पावरफुल है, ठीक है, जो कि बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज पहुँचा पाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप वॉरहेड का यूज़ कर सकते हो। वॉरहेड जो है हाईली एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन के साथ में है ना। और साथ ही साथ में इस पूरे अग्रीमेंट की वजह से इंडिया रशिया के जो डिफेंस रिलेशंस है वो भी और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए हमको नजर आएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये बेसिक सी बात, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 2, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली यहाँ पे आपसे प्लेसेस वगैरह पूछी जाती हैं हर साल। तो एक शॉर्टेस्ट रूट अभी लद्दाख तक ओपन कर दिया गया है, एक छोटा सा रास्ता यहाँ पर ओपन किया गया है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये रोड का नाम आपने सुना होगा, अक्सर चर्चाओं में आ रहा है, हमारे द हिंदू अखबार में भी चर्चा में था, जिसका नाम है निम्मू पदम दरचा रोड। तो जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बॉर्डर के आसपास जो दोस्तों रोड्स हैं हमारी, उन सड़कों को डेवलप करने का मेन काम है BRO का। तो इन्होंने यहाँ पर एक और माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, और वो माइलस्टोन ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बना दी है लद्दाख के अंदर में एक रोड के माध्यम से, जिस रोड का नाम दिया है निम्मू पदम दरचा रोड। अब ये रोड क्या है? एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो कि भारत के यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख को जोड़ेगा हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ में। और ये जो पूरा का पूरा रोड है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जंस्कर लद्दाख वाला रीजन भी आपको यहीं पर नज़र आएगा। अगर मैं इसको मैप में अगर आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ तो ये आप देखोगे नया रोड जो लद्दाख की तरफ जा रहा है, दरचा, यहाँ से तो हमारे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ेगा। यहाँ पर ये रोड आपको नज़र आएगा, दरचा है, पदम है, नीमू है। तो इन तीनों को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया गया है इस पर्टिकुलर रोड के माध्यम से। ठीक है, ये जो रोड तैयार की गई है ऑल वेदर रोड है, कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी तेज धूप हो, इस रोड पर आराम से ट्रैवल किया जा सकेगा। मनाली से लद्दाख तक, लेह तक स्पेशली आराम से ट्रैवल कर सकेंगे इस रोड के माध्यम से। इस रोड को बनाया किसने है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, पहले ही बता चुका हूं। यहीं पर इस रोड को पूरा देखोगे तो एक पास को भी ये क्रॉस करता है, और वो जो पास है उसका नाम है शिंकुन ला पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टनल काम भी हो रहा है, पूरा टनल का काम भी यहाँ पर शुरू हो रहा है हमारे बॉर्डर रोड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। ये पहला ऑल वेदर रोड होने वाला है जो कि लद्दाख को पूरे देश के साथ में जोड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा रोड जहाँ पे लद्दाख स्पेशली पूरे कंट्री के साथ में जुड़ जाएगा, इधर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ की रोड से पूरा ऑल ओवर द कंट्री आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है, इससे क्या होगा? हमारी जो डिफेंस पावर है और ज़्यादा मजबूत होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा। जंस्कर वैली के अंदर में लोग घूमने के लिए जाएंगे, आसानी अब हो जाएगी, ट्रैवल टूरिज्म इंप्रूव होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की इकॉनमी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो इससे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स आने वाले समय पर हमको नजर आ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक और आर्टिकल, आज का तीसरा आर्टिकल, यह भी काफ़ी रेलिवेंट है। अब अभी जैसे पता होगा मैंने 2 से 3 बार लद्दाख का इशू डिस्कस किया, सोनम वांगचुक जी के बारे में आपको बताया। जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, प्लस लद्दाख की जो अपेक्स बॉडी है, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये अभी क्या करेंगे, पश्मीना मार्च निकालेंगे। लेकिन दोस्तों उस पश्मीना मार्च को निकलने नहीं दिया गया लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से। सेक्शन 144 भी लगा दिया गया, इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे। लेकिन ये जो मार्च पूरा निकाला जा रहा था, इस मार्च में चांगपा ट्राइब्स को अच्छे से दर्शाया जाता, चांगपा ट्राइब की ज़रूरतों को दर्शाया जाता, चांगपा ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर दिखाया जाता। ये हमारा मेन मकसद था इस मार्च का। तो एग्जामिनेशन के लिए अगर हम इस आर्टिकल को अच्छे से देखें तो हमारे लिए चांगपा ट्राइब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस ट्राइब के बारे में याद रखिएगा। मैं आपको बताऊं, ट्राइब को लेकर 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अंडमान की ट्राइब के बारे में, निकोबार की ट्राइब के बारे में, मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए भी हैं, आपसे पता होगा आपको। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं चांगपा ट्राइब की, तो चांगपा या चंपा,
ये सेमी नोमैडिक पीपल आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग ज़्यादातर लद्दाख वाली टेरिटरी में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इनका जो पूरा कल्चर है या इनकी जो भाषा है वो थोड़ी थोड़ी तिब्बतन्स के साथ में यहाँ पर मिलती जुलती आपको नजर आएगी। तो चांगपा के जितने भी परिवार आपको देखने को मिलेंगे जो लद्दाख में रह रहे हैं, वो बुद्धिज़्म को, स्पेशली यहाँ पर जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उसको यहाँ पर ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं। प्लस हाई ऑल्टीट्यूड पर ये रह रहे हैं, ज़्यादातर जो याक है या गोट है उसी को यहाँ पर ये पाल रहे हैं, उसी से यहाँ पर इनका जीवन चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का टेंट लगाते हैं, उस टेंट के माध्यम से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और वो टेंट जो है कोनिकल शेप में होता है, इसको बोलते हैं याक स्किन टेंट या रिबूब के नाम से भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। टेंट में ही यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो जिसको भी ये मानते हैं, और स्पेशली जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं इनके, या ज़्यादातर केसेस में जो दलाई लामा होते हैं, है ना, उनका फोटोज़ वगैरह यहाँ पर अपने टेंट में ये रखते हैं। अब इनका सेमी नोमैडिक स्टाइल के बारे में बात करेंगे तो जो चांगपा ट्राइब है दोस्तों, जो यहाँ पर नोमैडिक तरीके से रह रहे हैं, यानी इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उनको बोला जाता है फाल्पा। और जो एक जगह पर फिक्स जगह पर सेटल हैं, फिक्स हुए हुए हैं, उनको बोलता है फांगपा, ठीक है। तो चांगपा में भी दो कैटेगरीज हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांगपा कम्युनिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके एनिमल्स। जैसे मैंने बोला पशुपालन करते रहे हैं, और जैसे याक हो गया, गोट हो गया, इसको ये पालते हैं। उनसे मिल्क हो गया, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हो गए, गोट का हेयर हो गया, जैसे पश्मीना गोट होती है ना, उसका जो हेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो पॉपुलर है आज के समय पर। बहुत हाई क्वालिटी का फाइबर वहाँ पे मिलता है ना। प्लस ये एनिमल्स को एज अ मीट भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कह सकते हो कि ये सारे एनिमल्स जो हैं जिसका ये पशुपालन कर रहे हैं, वो एक लौता इनके लिए लाइवलीहुड बना हुआ है। इनका जीवन यहीं से चल रहा है, यहीं से कमाना, खर्चा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस अगर आप देखोगे तो सबसे महंगी गोट चांगरा गोट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा हिरकस, इन गोट्स को भी ये पालते हैं। उस गोट से बहुत ही कम मिला जाने वाला पश्मीना फाइबर मिलता है, पश्मीना वूल मिलता है। आपने देखा होगा पश्मीना के शॉल आते हैं, कई सारे और भी प्रोडक्ट्स, विंटर क्लोथ्स आपको बनते हुए नजर आएंगे, है ना। तो एक फाइनेस्ट फाइबर माना जाता है सभी गोट के फाइबर के कंपैरिजन में। फिर जैसे मैंने यहाँ पर बोला, इनका जो ज़्यादातर लोग हैं वो बुद्धिज़्म में बिलीव कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो बुद्धिस्ट बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको अलाउ नहीं किया गया है कि किसी जानवर को मीट के तौर पर यूज़ करने के लिए उसको मार दें। मारना अलाउ नहीं है। ये ओनली क्या कह सकते हो कि केवल और केवल जब एनिमल किसी नेचुरल डेथ की वजह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो उसके डेड बॉडी का यूज़ कर सकते हैं एज अ मीट या दूसरे और भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी 1989 में ही जो चांगपा कम्युनिटी है दोस्तों, ये जो ट्राइब है, इनको ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया था एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो ये आज के समय पर हिस्ट्री में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है। तो चांगपा ट्राइब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा, हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए, इन आर्टिकल्स में प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया, प्रॉपर नोट्स डिस्कस किए। तो वीडियो से नोट्स बनाने की या कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो नोट्स बनाने की टेंशन खत्म। प्लस इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है, इधर उधर पीडीएफ डाउनलोड करके इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, क्योंकि डेट वाइज पड़ा हुआ है पीडीएफ, ये भी बहुत आसानी है। किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ के और डिलीट कर दो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहो तो आप प्रिंट आउट ना भी निकलवाओ, ये भी ऑप्शन के पास में अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाती हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस ग्रुप में मिलते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है दोस्तों, थोड़े दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आप खुद भी यहाँ पर उस चीज़ को फील कर पाओगे, लेकिन बेनिफिट्स आपको बरकरार मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लीज़ दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप पहुँचा सकते हैं। चलिए
आगे आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बिजनेस लाइन द हिंदू का ही है। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। तो अभी अग्निकुल का अग्निबाण SORTED जो मिशन है इसको लॉन्च करना था, लेकिन दूसरी बार दोस्तों इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हो रही हैं, तो इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अग्निकुल ने यहाँ पर एक नया मिशन तैयार किया है जिसका नाम है अग्निबाण SORTED। अभी हम डिटेल से बात करेंगे एग्जैक्टली है क्या, बट अभी सेकेंड टाइम इसको पोस्टपोन कर दिया गया, लॉन्च नहीं किया गया। तो चलिए बात करते हैं ये है क्या। अग्निबाण और SORTED की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर। एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है और ऐसा व्हीकल जिसको पावर मिलेगी एक इंजन से जिसका नाम है अग्निकुल का पेटेंट अग्निलेट इंजन। क्या नाम है? अग्निलेट इंजन। तो अग्निबाण क्या है? पूरा रॉकेट या एक व्हीकल, और इस व्हीकल में इंजन कौन सा लगा है? अग्निलेट इंजन, जिसके माध्यम से इस रॉकेट को पावर मिलेगी। और यहीं पर एक बात चाहो तो लिख लो या कुछ भी करो, उस पर स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अग्निलेट इंजन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये दुनिया का पहला सिंगल पीस है जो 3D प्रिंटेड वाला इंजन तैयार किया गया है। 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ये अब 3D प्रिंटेड, आपको पता है 3D प्रिंटिंग आज के समय पर इस तरीके से हो रही है, जो भी चीज़ आप चाहते हो 3D प्रिंट करवाना, उसका आप एक रियलिस्टिक फॉर्म देख सकते हो, 3D फॉर्म में यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हो। उसके स्पेशल प्रिंटर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो 3D प्रिंटेड वाला दुनिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है ये अग्निलेट। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है। अब इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से जिसका नाम है ALP-01। ये कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट के जस्ट अंदर, वहाँ से लॉन्च करेंगे इसको। और ये भारत का पहला व्हीकल होने वाला है जिसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है जिसका नाम है अग्निलेट। अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, और वो अग्निलेट पहला दुनिया का इंजन है जिसको हमने 3D प्रिंटेड बेसिस पर रेडी किया हुआ है। और जो ये रॉकेट इंजन होगा ये केरोसिन को जलाएगा लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर में, और डायरेक्टली यहाँ पर इसका यूज़ करा जाएगा रॉकेट में। और ये जो रॉकेट है ये 100 किलोग्राम का जो वज़न है, जो पेलोड है, इसको यहाँ पर 700 किलोमीटर की हाइट तक लेकर जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो ये आपको नज़र आएगा, ये है पूरा अग्निकुल लॉन्च पैड से यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है श्रीहरिकोटा से, और ये पूरा प्रोसेस है। ये अग्निबाण हो गया व्हीकल का नाम, बाकी इसमें जो इंजन है वो कौन सा है? अग्निलेट। ये मैंने आपको डिटेल से बताया। अब दूसरा बात अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो ये पहला एक इथरनेट बेस्ड एवियोनिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है इसकी जो कंपैटिबिलिटी है दूसरे और पोर्ट्स के साथ में हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो दूसरे पोर्ट्स के साथ में यहाँ पर इसको हम लोग एक बार जोड़ के देखेंगे, वहाँ से लॉन्च किया जा सकेगा नहीं किया जा सकेगा, है ना, ये भी यहाँ पे नज़र आएगा। प्लस कुछ पॉइंट्स जो कि हम रिमेंबर करेंगे या याद रखेंगे, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपने देखा अग्निबाण, तीन चार चीज़ें जिस पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अग्निबाण क्या है? रॉकेट। अग्निलेट क्या है? इंजन जो इस रॉकेट में इस्तेमाल किया गया है। और अग्निकुल क्या है? अग्निकुल बेसिकली यहाँ पर वो कॉस्मोस, वो IIT मद्रास का स्पेस स्टार्टअप, वो कंपनी जिसने यहाँ पर इसको रेडी किया है, ये स्पेस स्टार्टअप है जो चेन्नई के अंदर बेस्ड है। ये पहली कंपनी हमारे देश में जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इसरो के साथ में अंडर द इन स्पेस इनिशिएटिव, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस सेक्टर में उतारा जा सके। समझ गए ना? और दोस्तों ध्यान रखिएगा, साल 2022 में जो अग्निकुल है, जो पूरी स्टार्टअप है स्पेस का, इन्होंने भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और साथ ही साथ में मिशन कंट्रोल सेंटर को अभी उद्घाटन किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर में। तो ये तीन चीज़ें हैं, अग्निकुल, अग्निबाण एंड अग्निलेट। कोई क्वेश्चन बने सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक और आर्टिकल, इसको भी हम GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस टेक का आर्टिकल है, सॉरी डिफेंस सिक्योरिटी बोल दिया मैंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको लिंक करेंगे। यहाँ पर राइटर बात करते हैं अराकोट के बारे में। तो ये जो अराकोट है ये एग्जैक्टली क्या है? द हिंदू के अंदर जो साइंस वाला सेक्शन आता है वहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अराकोट आइस कोर के बारे में। ये क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे जब आप अंतरिक्ष देखते हो तो पूरा अंतरिक्ष बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स पहले बना। अब बात यह है यहाँ पर ना, पूरा अगर आप सोलर सिस्टम देखोगे तो केवल सोलर सिस्टम तक अंतरिक्ष सीमित नहीं है।
सोलर सिस्टम से बाहर बहुत बड़ा आपको यहाँ पर पूरा यूनिवर्स देखने को मिलेगा। सौर मंडल से बाहर भी दुनिया है। सौर मंडल तो यहीं तक सीमित है, नेपच्यून तक। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल। बाहर यहाँ पे प्लूटो है, बट प्लूटो को आज के समय पर हम एज अ प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, सभी ने पता है। अब दोस्तों सोलर सिस्टम से बाहर एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट, ध्यान रखिएगा। और इस कुइपर बेल्ट में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स, छोटे बड़े सभी रॉकी पार्टिकल्स हैं जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड, है ना। एक तो होती है एस्टेरॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, इसमें भी कई सारे रॉकी पार्टिकल्स नजर आएंगे। और इसी प्रकार की एस्टेरॉइड बेल्ट एक आपको यहाँ पर नजर आएगी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, जिसको नाम दिया गया है कुइपर बेल्ट। ठीक है, कुइपर बेल्ट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर चर्चा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों जो अरोकोट है, अरोकोट यहाँ पर एक आइसी वर्ल्ड है, बर्फीला सा यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है, कुइपर बेल्ट में ही है, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम का आउटर जोन, नेपच्यून के पीछे का एरिया, नेपच्यून के बियॉन्ड वाला एरिया, समझ गए। और जो हमारा पवतन ट्राइब है उनकी भाषा में बात करेंगे तो अरोकोट मतलब होता है स्काई। ये अरोकोट क्या है, सबसे दूर लोकेटेड एक ऑब्जेक्ट हमारे स्पेस के अंदर में, जिसको एक्सप्लोर किया गया था 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके। एक डबल लॉब्ड ऑब्जेक्ट आपको ये नजर आता है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बोला जाता है यहाँ पर कि ये एक बहुत पुराना गैसियस आइस है, बर्फ सा यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जो कि जब धीरे धीरे करके यूनिवर्स बना बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तब यहाँ पर दोस्तों ये भी तैयार हुआ। तो कुइपर बेल्ट के पीछे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है अरोकोट कहाँ पर है या क्या है। तो अरोकोट क्या है, एक आईसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आईसी वर्ल्ड, हजारों आईसी वर्ल्ड में से एक आईसी वर्ल्ड यहाँ पर अरोकोट भी है। बाकी कहाँ पर है लोकेशन हमने ध्यान रखा। कुइपर बेल्ट क्या है, तो कुइपर बेल्ट को हम एजवर्थ कुइपर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। एक छोटी सी रिंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी आईसी बॉडीज़ है, बर्फीली बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि पूरे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट कर रही हैं, क्योंकि बिल्कुल सोलर सिस्टम के बाहर यहाँ पर पूरा ऑर्बिट हमारा देखने को मिलता है। जो कुइपर बेल्ट है इसका नाम जो है जेरार्ड कुइपर के नाम पे रखा गया है, एक डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है कुइपर बेल्ट का। इस कुइपर बेल्ट में अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो साथ में मिलकर इस कुइपर बेल्ट को तैयार करते हैं, फिर उसको हम कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। कुइपर बेल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें छोटी छोटी आईसी बॉडीज़, छोटे छोटे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें इस बेल्ट के अंदर में प्रेजेंट हैं आज के समय पर। तो कुइपर बेल्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, द हिंदू का ही टॉपिक है। न्यूज़ ये है, एक अर्थन पॉट मिला है, एक कह सकते हो मटका सा मिला है जिसके अंदर में कई सारे 3703 लेड के कॉइन्स मिले हैं। और ये जो कॉइन्स हैं दोस्तों ये इक्ष्वु पीरियड को बिलोंग करते हैं। ये कहाँ पे मिले हैं, तेलंगाना के अंदर फानीगिरी नाम की जो जगह है दोस्तों, वहाँ से इनको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो कुछ कॉइन, इतने हजारों कॉइन्स मिले हैं जिसमें एलिफेंट सिंबल्स हैं एक जगह पर, एक साइड पर, और दूसरी साइड पे उज्जैन का सिंबल बना हुआ है। तो क्या है ये पूरी डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के मायने क्या है, प्लस एग्जामिनेशन में कैसे हेल्प करेगी, आओ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। फानीगिरी, तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने कुछ मटके खोजे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मटका जिसमें जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, वो भरे पड़े हैं। कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर जो फानीगिरी है, सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली वहाँ पर। तो फानीगिरी क्या है, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट स्थल है जो कि हैदराबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो नाम है वो यहाँ पर पड़ा है हिलॉक से, ठीक है। ये जो वर्ड है ना फानी, इसको संस्कृत में देखोगे इसका मतलब है स्नेक एंड गिरी, दोनों मिलकर यहाँ पर यह वर्ड तैयार किया गया है। बोला जाता है जो जगह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट रही है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। एक एंशिएंट ट्रेड रूट रहा है, पुराने ज़माने का व्यापार का एक रास्ता, दक्षिणापात जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है, जो कि वेस्ट को कनेक्ट करता है ईस्ट कोस्ट से। प्लस उसी जगह पर आपको कुछ और खोज भी देखने को मिलेंगी, कुछ और एक्सकेवेशंस यहाँ पे की गई हैं और उन एक्सकेवेशन के दौरान सिक्के मिले हैं। और जैसे मैंने बोला जो ये लेड कॉइन है इसमें एलिफेंट का सिंबल बना है एक साइड, और इस सिक्के के दूसरे साइड पर उज्जैन का सिंबल बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जितने भी ये सिक्के हैं वो इक्ष्वु पीरियड को बिलोंग करते हैं, यानी आज से
लगभग पहले की बात 3rd सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी की बात की जा रही है, कॉमन एरा। प्लस यहीं पर स्टोन के कई सारे मोती हैं, ग्लास बीट्स हैं, बैंगल्स हैं, है ना, स्टको मोटिव्स हैं, ब्रोकन लाइमस्टोन के स्कल्पचर हैं, है ना, कुछ स्टैचूज़ वगैरह हैं, टॉय कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें, पॉटरीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर खोजी गई हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से। और भी कई सारे मटेरियल्स खोजे गए हैं जिन पर मटेरियल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जितने भी कल्चरल मटेरियल हैं दोस्तों, इनकी अगर डेट निकालते हैं तो सब 1st सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC के समय पर बिलोंग करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कई सारे और भी आइटम्स यहाँ पर खोजे गए जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। तो फानीगिरी के बारे में ध्यान रखना है। एक और रेलिवेंट आर्टिकल आज के अखबार में आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, GS पेपर नंबर 3 अगेन साइंस से आप लिंक कर पाओगे। टोटल सोलर एक्लिप्स बहुत चर्चा में था कल, दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर ट्रेंड था टोटल सोलर एक्लिप्स। तो दोस्तों कल यानी 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ग्रहण देखा हमने, टोटल सोलर एक्लिप्स देखा। कहाँ पर दिखाई पड़ा? मैक्सिको, US, कनाडा, इन 3 जगह पर दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ा। ये टोटल सोलर एक्लिप्स वो सिनेरियो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूरज का प्रकाश पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, पृथ्वी पर नहीं पड़ता थोड़े समय के लिए। इसी को यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स का नाम दिया गया है, जो कल दिखाई पड़ा मेक्सिको, US एंड कनाडा से। कुछ ही पोर्शन से यहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो न्यूज़ में क्यों है ये टोटल एक्लिप्स, क्या है, क्यों इतना रेयर होता है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो 8 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ, हमने डिस्कस कर लिया। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब, जैसे मैंने बोला, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के तौर पर समझाता हूँ। ये बढ़िया फोटो है, यहाँ पर आपको मज़ा आएगा समझने से। मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ, इधर यहाँ पर मून है और इधर यहाँ पर सन है। अब दोस्तों आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि टोटल सोलर एक्लिप्स कब होता है? टोटल एक्लिप्स में ये होता है जब हमारा चंद्रमा, ठीक है, सन और अर्थ दोनों के बीचों बीच में आ जाए, दोनों के बीचों बीच में आ जाए और कहीं ना कहीं जो सन की किरणें हैं, सन रेज हैं, उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। तो ये कहलाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। फिर एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। इस एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, ये वाला फोटो आप देख पा रहे होंगे। जब मून क्या करेगा, जब चंद्रमा सन को पूरी तरह से कवर तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूर्य का रिंग वाला रीजन, यानी कि जो किनारे का एरिया है, वो यहाँ पर दिखाई देगा, एज अ रिंग के तौर पर नजर आ रहा है। पहले स्टेप में पूरी तरह से यहाँ पर सूर्य को कवर कर दिया, कंप्लीटली वर्ड यूज किया गया है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दी सन की रेस को चंद्रमा ने। दूसरे सिचुएशन में एनुलर में अगर आप देखोगे तो जो मून है वो सन को कवर तो कर रहा है, लेकिन सन का स्मॉल, छोटा सा जो यहाँ पर छल्ला है, जो रिंग है किनारे किनारे का, वो यहाँ पर नजर आता है। इसको हम कभी कभी रिंग ऑफ फायर का नाम भी देते हैं, पता होगा। वो रिंग ऑफ फायर अलग है, इंडो पैसिफिक वाला, जहाँ पे कई सारी कंट्रीज है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ये रिंग ऑफ फायर अलग है। फिर एक होता है पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मून है वो सूर्य के कुछ हिस्से को कवर करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चंद्रमा और ये है सूरज। तो यहाँ पर चंद्रमा आया और इसने आधे एरिया को कवर किया, जिससे यहाँ पर हमें आधा जो सूर्य है वो दिखाई दे रहा है। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ सिनेरियो जो है वो डिस्कस किया गया है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। क्या जो ये सोलर एक्लिप्स है वो हर महीने होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है दोस्तों, वो हमारे पृथ्वी को बिल्कुल सेम ऑर्बिट में यहाँ पर नहीं कवर करता है। जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य को ऑर्बिट करती है ना, उसी सेम प्लेन में कवर नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर थोड़े थोड़े समय बाद हमको देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। ये आप देख पाओगे चंद्रमा घूमता घूमता आया, कल के फोटोज़ हैं। ये घूमता घूमता आया चंद्रमा, और आता आता धीरे धीरे यहाँ पर इसने सूर्य को थोड़ा सा कवर किया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर पूरा ढक गया। फिर यहाँ से हटना चालू हुआ, आगे की साइड बढ़ना शुरू हो गया। आगे बढ़ते 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 इसने यहाँ पर पूरा रास्ता खोल दिया। ठीक है, अब टोटल सोलर एक्लिप्स जो है ये मैंने आपको बता दिया। 4 प्रकार के सोलर एक्लिप्स होते हैं। जो सूर्य ग्रहण है 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टोटल, दूसरा यहाँ पर एनुलर। अब टोटल एनुलर में यहाँ पर जो सन का पेरिफेरी है, सन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है। पार्शियल में सन जो है एक चांद के शेप में, इस तरीके से यहाँ पर क्रीसेंट शेप में नजर आता है, आप ऐसा कह सकते हो।
ठीक है। बाकी एक हाइब्रिड वाला भी देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ हिस्सा टोटल दिखाई देता है, कुछ हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देता है। तो ये हो गई हमारी सोलर एक्लिप्स की बात। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये टोटल एक्लिप्स है यह हर जगह क्यों नहीं दिखाई देता, कुछ ही जगह पर क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसके पीछे का एक रीज़न है। आप यहाँ पर ये देख पाओगे, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा बीच में आ गया है पृथ्वी के, और जब यहाँ पर आप जस्ट देख पाओगे जो सन की रेज है वो इस तरीके से चंद्रमा ने ब्लॉक कर दी। ब्लॉक करने के बाद में कुछ एरिया पे तो शेडो जा रहा है ना, कुछ एरिया पे तो दिखाई पड़ रहा है। कुछ एरिया यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो बिल्कुल डार्क प्लेस है ये है उम्ब्रा वाला रीजन। ठीक है, ये उम्ब्रा वाला रीजन ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पृथ्वी पर 1% जगह आपको नजर आएगी। यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा या इस वाले एरिया में जब पड़ेगा तो यहाँ से जो इंसान देखेगा उसको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन ध्यान रखिएगा, यहाँ से कंप्लीटली आपको ब्लैकआउट सा नजर आएगा। ठीक है, तो जो टोटल एक्लिप्स है ये दिखाई पड़ता है, ये कब दिखाई पड़ता है, यानी पूरी तरह से आपको सूर्य दिखा हुआ कहाँ से दिखाई पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति अम्ब्रा वाले शेडो में प्रेजेंट होगा। अब अम्ब्रा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और अम्ब्रा के बाहर वाला जो लाइटर पोर्शन है ये पेनुम्ब्रा है। दोनों के बीच का डिफरेंस प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। एक और टॉपिक जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री से आप इसको अगेन लिंक कर पाओगे। कुछ रॉक पेंटिंग्स के बारे में बात की जा रही है। रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्कवर की गई हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अभी के समय पर पब्लिश हुए हैं। हुआ यह है कि जो मिसक्रेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो रॉक आर्ट पेंटिंग्स हैं तमिलनाडु के कुमितिपथी केव के अंदर में उन पेंटिंग्स को डैमेज किया है, पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया है, जो ऐतिहासिक पेंटिंग्स हैं, जिस वजह से ये कुमितिपथी रॉक पेंटिंग्स अभी के समय पर न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इन पेंटिंग्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो पेंटिंग्स हैं, बताया जाता है ये वाली कुमितिपथी पेंटिंग्स लगभग 3000 साल पुरानी हैं, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रॉक आर्ट में भी कंसीडर की जाती हैं पूरे कोंगो रीजन में। इन पेंटिंग्स का आप थीम देखोगे, यानी क्या क्या बनाया जाता है, तो ज़्यादातर पेंटिंग्स में आपको एलिफेंट नज़र आएंगे या फिर पीकॉक आपको नज़र आएगा, है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर जो लोग रह रहे थे उस समय का रहने का जो तरीका है वो यहाँ पर ज़्यादातर नज़र आएगा, है ना। तो इस पूरे केव, इस पूरे गुफा को देखोगे, यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे हैं, होल्स आपको नज़र आएंगे, है ना, जो कि बोला जाता है कि वो गड्ढे इस्तेमाल किए जाते थे पानी को स्टोर करने के लिए, या उस समय पर जो लोग प्रेजेंट थे, है ना, उनका जो सामान था उसको स्टोर करने के लिए। ये जो पेंटिंग्स इस्तेमाल करते थे उस समय पर, वो पेंटिंग्स के अंदर में कई सारे प्रकार के मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं। इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट यूज़ किया गया है, नेचुरल गम यूज़ किया गया है। ज़्यादातर जो रॉक पेंटिंग साइट्स है तमिलनाडु के अंदर में, वो ज़्यादातर आपको रॉक शेल्टर्स में आपको नजर आएंगी। ये जो कुमिति पेंटिंग है दोस्तों, ये सब यहाँ पर गुफा के अंदर में ड्रॉ की गई हैं, बनाई गई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लगभग 3000 साल पुरानी ये पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइनली सारी की सारी जो शॉर्ट न्यूज़ है वो हमारी हो गई हैं कवर। आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के ऊपर में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, सुसाइड से संबंधित, और दूसरा यहाँ पर दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने बोला है आप डेली मेंस का क्वेश्चन लेंगे, तो मेंस का क्वेश्चन जो है आपको इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड मिलने वाला है। तो इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा ताकि आराम से आप लास्ट में एक बढ़िया सा आंसर लिख सको। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उनका कहना यह है, वेस्ट बंगाल के जो किसान हैं उन्होंने एक अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट दिखाया है, एक बदलाव किया है। गेहूं से सीधा यहाँ पर वो दालें, मेज़ या बनाना का कल्टीवेशन कर रहे हैं, और ये कल्टीवेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। रीज़न क्या है आओ मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे लेखक हैं इस एडिटोरियल के, उनका कहना यह है कि पिछले कुछ सालों में जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर तेज़ी से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, एक भारी बदलाव देखने को मिला। कैसे? यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नज़र आया है। देखो हो क्या रहा है ना, आजकल ज़्यादातर खेती में आपको गेहूँ या चावल ही ज़्यादातर उगा हुआ देखने को मिलेगा। तो राइस या वीट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम केवल एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें कुछ और फसलों के ऊपर फोकस करना होगा, हमें यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। वीट राइस के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हमें उगानी होंगी समय के साथ में। तो इसी को बोला जाता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि भैया कुछ और फसलें भी हैं उन्हें भी तो उगाओ। तो ये चीज़ हमने वेस्ट बंगाल में देखी, और जो ये शिफ्ट हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से जो मतलब पहले के समय पर हम केवल और केवल गेहूं उगा रहे थे, उसके कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर किसानों ने उगाने शुरू किए। बनाना,
लेंटल्स, मेज या दूसरी इंपॉर्टेंट मिलेट्स, मोटे अनाज उगाने शुरू करें। अब बंगाल में जब ये हुआ तो इसका फ़ायदा मिला, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता। मतलब जो फार्मर्स ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया वो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जानबूझकर ना करने के बाद भी फ़ायदे मिले। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के पीछे का कारण अलग है, रीजंस अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर यह है व्हीट ब्लास्ट डिजीज़। हुआ ये, वो गेहूं का फसल सबसे ज़्यादा उगा रहे थे, लेकिन गेहूं के फसल में एक बीमारी लग गई, व्हीट ब्लास्ट डिजीज़। और ये बीमारी सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर 2016 में तेज़ी से फैली। 2 साल तक वहाँ के गेहूं के ऊपर, व्हीट के ऊपर में बैन भी लगाया गया। अब दोस्तों बांग्लादेश के अंदर भी यहाँ पर बीमारी देखने को मिल रही थी। तो जो व्हीट ब्लास्ट डिजीज़ एक फंगल इन्फेक्शन है, जो कि किसकी वजह से होता है, एक फंगाई की वजह से, एक फंगस की वजह से, जिसका नाम है मैग्नापोर्ट ओरिज़ाई टिट्रिकम। तो ये फंगस की वजह से यहाँ पर बीमारी फैली। ये ज़्यादातर गेहूं की फसलों को बर्बाद करता है। इसकी वजह से जो फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, जब उत्पादन नहीं होगा तो प्रोडक्शन का लॉस नज़र आएगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट फार्मर की इनकम पर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये रीज़न था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस होने लगा। जो फार्मर्स हैं इनको यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब इस पर लॉस हो रहा है तो हम दूसरी चीज़ उगाएं। तो इन्होंने बनानास उगाने शुरू किए और बनानास को एज अ ऑल्टरनेटिव क्रॉप रखा, जिससे थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिला, प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी फसलों के ऊपर किसानों ने फोकस किया जो थोड़ी प्रॉफिटेबल हैं, जैसे बनानास हो गए। बनानास का जब पीक सीजन चलता है ज़्यादा बिकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे जो वीट के प्राइसेस हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लंबे समय से एज इट इज़ चलते नज़र आ रहे हैं, जैसे पहले से कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। प्लस गेहूं को उगाने के लिए बहुत सारा पानी भी चाहिए इरिगेशन के लिए। तो इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है वो शिफ्ट हो गए दूसरे फसलों के ऊपर में। दूसरा यहाँ पर तीसरा मेन कारण है शिफ्ट टू हायर आउटपुट क्रॉप्स। मेज कल्टीवेशन तेजी से इंक्रीज हुआ दोस्तों। जो ये प्रोडक्शन है यहाँ पर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 2011 से 23 के बीच में मेज का उत्पादन यहाँ पर किया गया। अलग अलग प्रकार की दालें उगाई गई दोस्तों। ये सब एज अ ऑल्टरनेटिव क्रॉप देखा गया। अब सवाल यह है कि चलो ये सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि इंडिया को भी ज़रूरत है, पूरे भारत को, केवल वेस्ट बंगाल का नहीं, पूरे भारत को ज़रूरत है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करें, एक स्पेशल जोर दें। क्यों? चलिए ये बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस है जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी हैं फसलों की वो उगाते हैं, ना कि केवल एक सिंगल क्रॉप को। ऐसा नहीं है केवल पूरे सालों साल यहाँ पर गेहूं उगाया जा रहा है या सालों साल चावल उगाया जा रहा है, ऐसा नहीं। उसके अलावा भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को अपने खेत में उगा रहे हैं। इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी दोस्तों, ये चावल और वीट की जो गेहूं की वैरायटीज़ हैं उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर आई है ना। इससे हंगर, मालन्यूट्रिशन, ये चीज़ें रिड्यूस हुई, भूखमरी वगैरह यहाँ पर ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो क्रॉप्स का मोनोकल्चर होता है ना, केवल एक सिंगल क्रॉप को उगाए जाओ, इसकी वजह से क्रॉप वैरायटी कम होंगी, इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर कम होगा, इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर बढ़ेगा। और इंडिया कहीं ना कहीं आज के समय पर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं ले पाया है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है आधे से ज़्यादा जो लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, खेती बाड़ी करके यहाँ पर कमा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, जिससे हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकें, लोग एक बढ़िया इनकम कमा सकें एग्रीकल्चर से। समझ गए? अब राइटर यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया रीज़न। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चलो हमने कर भी लिया, अगर फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ज़रा ये बताओ। तो फ़ायदा नंबर पहला है रिस्क रिडक्शन। इसमें क्या होगा, देखो कई सारी जगह पर फसलें उगाते वक्त हमें बहुत पानी चाहिए होता है। जैसे चावल की फसल में बहुत सारा पानी चाहिए होता है, सभी ने पता होगा। अब होता यह है कई बार सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी आजकल आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? ऐसे कंडीशन में दूसरे फसल को उगाकर जो फार्मर का लॉस है वो यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। और दूसरी बात, इससे क्या होगा, क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगा। आप कुछ ऐसी फसलें लगा लो जो सूखे में भी उग सकें, जिसमें पानी का कम रिक्वायरमेंट हो, जैसे मिलेट्स हो गए, मोटे अनाज हो गए, सोरगम हो गया, है ना। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जगह आप ड्राफ्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ को उगा सकते हो, जहाँ पर पानी प्रॉपर नहीं है वहाँ पर आप दूसरे अनाज उगाओ जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? तो अगर वाटर का शॉर्टेज होगा भी तो वो जो फसलें हैं वो तब भी सर्वाइव कर पाएंगी, तब भी आपका उत्पादन होगा, तब भी आप अमाउंट कमा पाओगे।
समझ गए? तो पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। अगर आप कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाते हो, जैसे सोयाबीन की फसल हो गई या पीनट्स हो गए, तो इनकी खेती की वजह से जो हमारी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन आराम से फिक्स होता है नेचुरली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ क्रॉप्स अलग से भी उगानी चाहिए अगर हमें प्रॉपरली अपना सॉइल का जो हेल्थ है वो भी मेंटेन करना है तो। समझ गए? अब बात आती है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जो डाइवर्सिंग क्रॉप्स है, यानी अगर हम क्रॉप्स की फसलों को वैरायटीज़ में बांट दें, तो इससे यहाँ पे फार्मर्स को, किसानों को बहुत मदद मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक जो हमारे आइटम्स है, ऑर्गेनिक यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हो रहा है दोस्तों, इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो फार्मर्स कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर मार्केट में वो गेन कर पाएंगे। फिर एक चीज़ है पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब आप क्या करते हो, इंटर क्रॉपिंग करोगे या मिक्स क्रॉपिंग करोगे, अभी ये फसल लगाई, फिर थोड़े समय बाद ये दूसरी फसल लगाओगे, फिर दूसरी फसल लगाओगे, अगर ऐसे आप अलग अलग फसल लगा रहे हो तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो कहलाता है। लेकिन इससे दोस्तों यहाँ पर जो कीटनाशक वगैरह आपने छिड़कना पड़ता है ना, कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना फिर अगर आप एक ही फसल लगाते रहोगे तो वहाँ पर आपको हमेशा कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा कीटाणुओं से फसल को बचाने के लिए। बट जब आप चेंज करते रहोगे तो यहाँ पर कीटनाशक की कम ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को अगर आप प्लांट करते हो वेजिटेबल की फसलों के साथ में, तो इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कीटाणु हैं, जो कीड़े हैं, वो यहाँ पर फसल में नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आपको केमिकल छिड़कने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग है वो हमारी होती हुई नजर आएगी। फिर एक और फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, वो है सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। जो अलग अलग फसलें हैं जैसे जात्रोपा, पोंगैमिया, दूसरे और फसल, ये सब बायोफ्यूल के सबसे बड़े स्रोत आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स को कुछ एडिशनल इनकम मिलेगी। ये उगाएंगे, इसको बेच सकेंगे बायोफ्यूल्स के लिए, तो इससे ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाएंगे और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर पूरी हो पाएगी। तो ये तो हो गए यहाँ पर इसके बेनिफिट्स। अब बात आती है दोस्तों, ये काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखने में तो आसान लग रहा है और लग भी रहा होगा, तो हम करते क्यों नहीं है यार? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चिंता के विषय भी हैं दोस्तों। जैसे पहला विषय है मार्केट रिस्क एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। जो हमारे फार्मर्स हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं ये कदम उठाने से थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हटते हैं, डरते हैं कि भाई यहाँ पर जो राइस व्हीट है इसको ना उगाकर हम दूसरा फसल उगाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोस्तों दूसरी जो फसल है, अगर आप देखोगे तो उनका मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी डिमांड है कभी नहीं है। लिमिटेड डिमांड की वजह से मान लो वो फसल उन्होंने उगा तो ली, लेकिन वो बिका ही नहीं, तो भी तो उनका फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर गेहूं चावल उगा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, वो यहाँ पर अगर उसमें लॉस भी हो रहा है या सही से उसका अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार उस पर एमएसपी दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वहाँ से उनको पैसा मिल जाएगा। तो वो जो रिस्क है दोस्तों वो यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन दूसरे फसलों में रिस्क ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पर एक कदम आगे रखने से फार्मर्स कतरा जाते हैं थोड़ा सा। यह है चिंता का विषय। दूसरा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। कहने का मतलब है, अगर आपको क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना है, दूसरी और फसलें लगानी है, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारा पैसा भी चाहिए होगा। भाई एक ही बीज थोड़े लगाओगे, हर एक फसल का अलग बीज होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, अलग इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, नई नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, कल्टीवेशंस के लिए कुछ नई जानकारी गेन करनी पड़ेगी, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, बहुत कुछ लगने वाला है। प्लस जो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर आपको हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर छोटे फार्मर्स ही हैं। उनके पास में इतना पैसा है नहीं कि वो इतने सारे चेंजेस को तुरंत अडॉप्ट कर सकें, इस बार ये फसल उस बार वो फसल, ऐसा कर नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जब बात करते हैं मिलेट्स की, जैसे जोवर, रागी, बाजरा, इनके अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगी। इनका मार्केट क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय पर इनकी डिमांड नहीं है, समझ गए। फिर यहाँ पे अगर डिमांड है भी तो उसको अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उस प्रकार की फसल को उगाना, उनको कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में तैयार करना, रेडी टू ईट मिक्सेस में यानी ब्रेकफास्ट सीरियल वगैरह रेडी करवाना, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगने वाला है। तो वो जो छोटे फार्मर्स है वो इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे, ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। और बात केवल यहीं पर नहीं रुकती है, एक और है, वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज। भाई जो ये फसल है ना, ये पैरिशेबल है, कहीं भी ख़राब हो सकती हैं, तुरंत आपने यहाँ पर बेचना पड़ेगा, और अगर ख़राब ना हो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। तो आपके पास में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि ज़्यादातर फार्मर्स के पास में नहीं है,
तो बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ये फसल है वो सब बेकार हो जाएंगी, इसलिए सब वेस्ट हो जाएगा। इससे तो फार्मर को बहुत बड़ा घाटा हुआ ना, तो ये भी एक रीज़न है। फिर एक कारण आता है क्लैश विद डाइटरी हैबिट्स, यानी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे जब आप फसल बदलते रहोगे है ना, कई सारे लोग यहाँ पर केवल चावल को ही प्रेफर करते हैं, चावल खाते हैं। जैसे गेहूँ चावल को देखेंगे तो हर एक इंसान खा रहा है, वो एक स्टेपल फूड है हमारी भारत की आबादी के लिए। लेकिन इसमें यहाँ पे मार्केट में कोई दूसरे यहाँ पर फसल आएंगे तो इससे कंजम्पशन पैटर्न लोगों का चेंज होगा, जो हैबिट है लोगों की डाइटरी हैबिट, उसमें भी एक क्लैश नजर आएगा। तो ये भी यहाँ पर एज अ कंसर्न के तौर पर दिखाया है राइटर ने। फिर हमारे राइटर बोलते हैं कि कई सारे स्टेप्स यहाँ पे भारत सरकार ने उठाए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जैसे पहला स्टेप है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम को लागू किया है 2013-14 से ही। ऐसे कई सारे कदम उठाए गए जहाँ पे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करें। ये वाला प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हिस्से के तौर पर। यहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि जो वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे फसलों से दूसरी फसलों के ऊपर फोकस करना जहाँ पे इतना पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसके अलावा कई सारे और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे, जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंक्रीज इन एमएसपी फॉर खारीफ क्रॉप्स, मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम हरियाणा की आपको देखने को मिलेगी। सही के सारे इनिशिएटिव्स आपको नजर आएंगे जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हैं और ज़्यादातर क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइनली ये है आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर बढ़िया तरीके से पूरे आर्टिकल को सुना है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से मज़ेदार तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट आर द की इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज दैट इंडिया नीड्स टू एक्सपेडाइट टू एक्सेलरेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। अब कहने का मतलब क्या, जरा इसको समझना। आखिरकार कौन सी ऐसी रणनीतियां हो सकती हैं जो भारत को आज के समय पर ज़रूरत है, जिससे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर सकें, फसल विविधीकरण को यहाँ पर बढ़ा सकें, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकें, फार्मर्स के लिए एक अच्छा लाइवलीहुड का जरिया बन सके, देश में अच्छी तरीके से लोगों को खाना मिल पाए, खाद्य सुरक्षा को हम निश्चित कर सकें, फूड सिक्योरिटी को निश्चित कर सकें। तो ऐसी कैसी स्ट्रेटजीज की हमें ज़रूरत है, आप वो स्ट्रेटजीज, वो रणनीतियों के बारे में आपने बताना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से समझ कर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। तो फसल विविधीकरण में तेजी लाने, स्थायी कृषि, किसान आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को किन प्रमुख नवीन रणनीतियों की आवश्यकता है, जरा 250 शब्दों में बताइए। इसका आंसर लिखकर आपने टेलीग्राम पर सबमिट करना है। टेलीग्राम पर सबमिट करने के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाओ, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। आप भी जाकर प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, एक बार देख कर आइए और बेनिफिट्स उठाइए ना। दोस्तों करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के साथ में। तो 2017 का क्वेश्चन था कि हाल ही में एक प्रपोजल था, कुछ लायंस को ट्रांसलोकेट करना है गुजरात से, किस रीजन में ट्रांसलोकेट करने के लिए प्रपोजल लाया गया था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।